आज इस क्लास में हम संवैधानिक संस्थाएं और उससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति जो है वो एक संवैधानिक संस्था के तहत आता है। राष्ट्रपति, जैसा कि हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित होगा। अनुच्छेद 53 राज्य कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 और 55 निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 61 जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो महाभियोग इम्पीचमेंट से संबंधित है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति से संबंधित है राष्ट्रपति की। हमारा अगला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है और अनुच्छेद 67 में उसके कार्यकाल की बात की गई है। उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक आता है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यही अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक। और अगर हम इसके अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म जैसा होता है उसका निकास सनी, इस तरीके से आर्टिकल का एक क्रम लगता है। उसे 63 अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति, उ सा से सभापति, अनुच्छेद 64 का से उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, अनुच्छेद 65 ऐसे करके, नी से निर्वाचन, अनुच्छेद 66 का से कार्यकाल, अनुच्छेद 67 उसका निकास, सा से शपथ, अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 69 के तहत दिलाई जाती है। वहीं राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो आर्टिकल 60 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की बात करें तो 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। हमारा आगे का टॉपिक है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। रिवीजन के तौर पे इसका हम यूज़ करें। आर्टिकल 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 74 का संबंध किससे है। आर्टिकल 74 का संबंध मंत्रिपरिषद से है। आर्टिकल 75 का संबंध प्रधानमंत्री की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 77 का संबंध भारत सरकार का कार्य संचालन से है। संसद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना दे रखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 80 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 83 संसद के कार्यकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 85 सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 79 आर्टिकल है और अनुच्छेद 80 और 81 है। अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले के ही वीडियो में और हम फिर से यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। अनुच्छेद 129, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 129 जो कि एक अभिलेखीय न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 131 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 136 की अगर हम बात करें तो SLP विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है। अनुच्छेद 141 निर्णय बाध्यकारी से संबंधित है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय मानने के लिए बाध्य होंगे। अगर हम राष्ट्रपति की सलाह की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट उसे आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल एग्जाम में आता है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 214। और एक अनुच्छेद 226, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की जो शक्ति वो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। अगर हम रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। हमारा जो अगला संवैधानिक संस्था है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की जा रही है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 149 में उसके कर्तव्यों की बात की गई है। अनुच्छेद 150 में लेखा की बात की गई है और अनुच्छेद 151 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने की बातें की गई हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की बात करेंगे जो कि एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 325 काफी इंपॉर्टेंट है, मतदाता सूची से संबंधित है। और अनुच्छेद 326 मताधिकार से संबंधित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यस्क मताधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 326। संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 316 की अगर हम बात करें तो नियुक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य की बात करता है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो आर्टिकल 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल 320 के तहत कार्य करता है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है। अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती? तो अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों की बात की गई है। राज्य के महाधिवक्ता की बात करें तो वो आर्टिकल 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता आता है। सेम उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जो कि आर्टिकल 76 के तहत नियुक्ति और उसके कार्य की चर्चा की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। अब हम अपने संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। आज जो है एमसीक्यू क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 30 नहीं है, आज 15 ही क्वेश्चन टाइप हो पाए हैं। संवैधानिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण जो 15 क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में दे रखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रपति राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। आज का हमारा अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस सदन के प्रति होती है? तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में जो है वो राज्यसभा की बात की गई है, राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। और अनुच्छेद 81 की अगर हम बात करें तो इसमें लोकसभा के गठन की बात की गई है, लोकसभा के गठन की बात की गई है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा
का सामान्य कार्यकाल कुछ नहीं होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सभा है। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के निष्कासित होते रहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय बनाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 129 बनाता है। वहीं अनुच्छेद 131 की बात करें तो मूल क्षेत्राधिकार से अभिलेखीय न्यायालय अपीलीय न्यायालय बनाता। ठीक है, इसका तो न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय बनाता अनुच्छेद 129, और मूल क्षेत्राधिकार की बात अनुच्छेद 131 में की गई है। हमारा अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय जो रिट है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत ऐसा प्रोविजन किया जाता है। कैग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। हमारा आज का अगला सवाल है कि भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। वहीं 315 की अगर हम बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर हम अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग की यानी फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद 326 की बात करें तो इसमें मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? वयस्क मताधिकार का अनुच्छेद 326 है। वहीं 324 की अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूपीएससी की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की स्थापना या किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम और भी मोटिवेट हो सके ऐसे वीडियो बनाने के लिए।